जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आइए नज़र डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पर जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और चीन का जो विवाद है वो इस समय पूर्वी लद्दाख में अपने चरम पर था कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी उसमें कुछ शांति देखी गई है। लेकिन आज पूर्वी लद्दाख को लेकर के एक ऐसी अपडेट आई है जो आपको खुश कर सकती है, और चीन अपने आप को जितना ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है उसकी पोल भी ये रिपोर्ट खोल रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया एएनआई की तरफ से कि पूर्वी लद्दाख में चीन के जो सैनिक तैनात हैं उनमें तकरीबन 90% सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। ये बड़ा रोटेशन इसलिए लिया गया कि माना यह जाता है कि वहाँ पे जो चीन के सैनिक पहले से तैनात थे कि ये ख़राब मौसम की वजह से या कम तापमान की वजह से उनकी तबीयत में लगातार खराबी देखी गई, जिसके कारण चीन को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब ये पूरा विवाद भारत के साथ हुआ था तो चीन ने वहाँ पर तकरीबन अपने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया था, और उनमें से तकरीबन 90% सैनिक को अब वापस बुलाने की तैयारी चीन की तरफ से शुरू कर दी गई है। और इस समय अपने जो भीतरी इलाकों के सैनिक हैं चीन के, उनको वहां पर भेजा जा रहा है, और जो वहां के सैनिक हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा ये भी किया गया कि जिस समय वहां पे इनकी तैनाती की गई थी उसके कुछ हफ्तों बाद से ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका था, यानी कि चीन वहां पे दैनिक आधार पर अपने सैनिकों को इवैक्यूएट कर रहा था, उनको वापस बुला रहा था और उनके बदले में नए सैनिकों को वहां पर तैनात कर रहा था, जो ये दिखाता है कि चीन के सैनिक इस प्रकार के दुर्गम स्थलों में युद्ध करने के लिए कारगर नहीं हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की तरफ से भी इस चीज़ को देखा गया था कि कुछ सैनिकों की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन भारत दुनिया की सबसे प्रशिक्षित सेना में आता है और भारत को इस क्षेत्र में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना 2 सालों के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपने सैनिक को तैनात करती है, और हर साल तकरीबन 40 से 50% जो सैनिक हैं उनको रोटेट किया जाता है। इन परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों का कार्यकाल कभी कभी 2 साल से ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर तुलना की जाए भारतीय सैनिकों की चीन से, तो भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के मुकाबले कहीं ज़्यादा वहाँ पर पारंगत हैं, और इस प्रकार के जो स्थल हैं वहाँ पे भारत को लड़ने का पूर्व में भी काफ़ी ज़्यादा एक अनुभव रहा है, और उसी अनुभव का फ़ायदा उठा करके भारतीय सेना के वीर जवान अपने देश की रक्षा करते रहे हैं। लेकिन चीन के केस में ये पूरा का पूरा मामला उल्टा। दोस्तों, अपनी अगली रिपोर्ट की बात करें तो ये रशिया के माइटी Su-57 जेट को लेकर के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि रशिया का जो Su-57 है, इसके सीरियल प्रोडक्शन के जो एयरक्राफ्ट है वो रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं, और इसी चीज़ से उत्साहित होकर के रोसबुरॉन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिकेव ने रशियन रिपोर्टर्स को अपना एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू खास इसलिए था क्योंकि पहली बार TSS को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि साउथ ईस्ट एशिया के 5 ऐसे देश हैं जिनसे बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में ये नाम नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने वक्तव्य देना शुरू किया तो इनडायरेक्टली हमें कुछ नामों की भनक लगी, जिनमें सबसे पहला जो नाम आया वो वियतनाम का आया, भारत का आया, मलेशिया का आया और तुर्की का आया। आइए जान लेते हैं संक्षेप में कि वो इंटरव्यू क्या था। दरअसल TSS को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा कि इस समय सुखोई कॉरपोरेशन अपने सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 को रोल आउट कर रही है। इसका उद्देश्य ये है कि ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ अलग अलग जो रोल हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, बल्कि ये पूरी तरीके से एक हवाई सुरक्षा प्रदान करेगा जो देश इसको इस्तेमाल करेगा। उन्होंने बताया कि इस समय हम उन देशों पे अपना ध्यान दे रहे हैं जो ऑलरेडी सोवियत यूनियन के या रशियन मेड फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हैं। बताया उन्होंने कि 2017 में वियतनाम ने अपना पहली बार इंटरेस्ट दिखाया था कि वो Su-57 में इंटरेस्टेड हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सिर्फ Su-57 ही नहीं, इसके साथ साथ हम MiG-35 और हमारे जो दूसरे सुपर सुखोई जैसे प्रोजेक्ट हैं इनको लेकर के बातचीत हमने शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि Su-57 को लेकर के जितने भी अभी तक नेगेटिव आर्टिकल सामने आए उनकी सच्चाई वास्तविकता से काफ़ी दूर है। वहाँ पे बताया गया कि हमेशा Su-57 की टेक्नोलॉजी को लेकर के हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, हालांकि इसकी असलियत क्या है वो किसी को नहीं पता। उन्होंने बताया कि अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बुन करके अपनी रिपोर्ट पेश करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि Su-57 एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है। हाँ, हम ये मानते हैं कि इसके प्रोडक्शन में, इसके डेवलपमेंट में हमें कुछ देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि Su-57 की टेक्नोलॉजी बेकार थी। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इस समय इनडायरेक्टली हमारे साथ बातचीत में हैं। उन्होंने बताया
कि इस समय हमारा प्राइमरी फोकस उन देशों से बातचीत करने में है जो ऑलरेडी हमारे जो जेट हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबसे पुराना इसमें दावेदार देखा गया है और 2021 के अगर एरो इंडिया की हम बात करें तो इसमें भी माना जा रहा था कि रशिया अपने Su-57 का एक प्रोटोटाइप हमारे सामने पेश करेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते थे उस समय कि भारत शायद Su-57 पे ना जाए क्योंकि भारत का पूरा ध्यान अपने स्वदेश के AMCA प्रोजेक्ट पे केंद्रित हुआ है। लेकिन अब TSS को दिए गए अपने इंटरव्यू में जब अलेक्जेंडर मैकेव ने ये कहा तो एक चीज़ तो बात क्लियर हो गई कि रशिया इस समय हार नहीं मान रहा है और वो भारत को ये जेट ऑफर करेगा। लेकिन बड़ी बात ये थी कि पूरे के पूरे इंटरव्यू में चाइना का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि चाइना को Su-57E का एक प्रबल दावेदार देखा जा रहा था। लेकिन अब जो कुछ भी है वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के आई है। दरअसल चीन के एक टिकटॉकर ने एक ऐसी वीडियो को या एक ऐसे पिक को लीक किया जिसने चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के कुछ बड़ी बातें सामने रखी हैं और इसने कई देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों से तनाव के बीच चीन तेजी से अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है। हाल ही में इस कैरियर के नज़दीक से ली गई एक तस्वीर से पता चला कि चीन का यह नया जंगी जहाज़ जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। टाइप 003 नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर आधुनिक कैटरपिलर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। चीनी नौसेना में पहले से जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है उनमें स्टोबर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये पहला एयरक्राफ्ट है जिसमें कैटोबार को देखा गया है। फिलहाल इसको लेकर के आगे जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार टाइप 003 श्रेणी के इस विमान वाहक पोत को बनाने का काम 2018 के अंत से शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से पिछले साल तक रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लीक तस्वीरें कहाँ से आई। कुछ दिनों पहले चीन के एक टिकटॉक यूज़र ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्लोजअप फोटो पोस्ट की थी, जिसे जियांग शिपयार्ड के ड्राई डॉक में शूट किया गया था। इस फोटो के वायरल होते ही इसे हटा दिया गया। इस तस्वीर में एयरक्राफ्ट कैरियर के स्टार बोर्ड साइड में 2 एलिवेटर और पोर्ट साइड में 2 एलिवेटर दिखाई दे रहे हैं। इन एलिवेटर्स की सहायता से विमान को फ्लाइट डेक से हैंगर तक ले जाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में जितने ज़्यादा लिफ्ट होंगे उनमें विमानों को ले जाने और ले आने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। अमेरिकी नौसेना के निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में 4 लिफ्ट हैं, वहीं अत्याधुनिक फोर्ड क्लास में इनकी संख्या 3 है। चीन के पिछले दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में प्रत्येक में 2-2 लिफ्ट लगी हुई थी। पिछले जुलाई में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि यह विमान वाहक जो पोत है अभी ड्राई डॉक में ही है। हालांकि ताज़ा तस्वीरों में इस विमान का अधिकांश हिस्सा अभी तैयार नज़र आ रहा है। माना यह जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि चीन के लिए एक बड़ी बात है। कैटोबार में कैटapult की सहायता से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। वहीं स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में कि एक वहाँ पे रैंप होता है जिसकी सहायता से एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं। हालांकि भारत में भी जो हमारा INS विशाल है इसको लेकर के माना जाता है कि इसमें भी कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये अभी रियलिटी में नहीं है, या अभी हम ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन चीन की इस टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जो दूसरे देश हैं इसके विरोधी, उनमें एक चिंता का सबब बन चुका है। अपनी अगले अपडेट की बात करें तो ये F-15EX को या F-15 ईगल 2 को लेकर के आई है। जैसा कि आपको पता है अमेरिकी वायुसेना में इन जहाज़ों की तैनाती बड़ी संख्या में की जाएगी, जो कि 144 के आसपास बताई जा रही है, और इसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कई सारी खूबियों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट में अभी ये पता चला कि इस एयरक्राफ्ट के लिए एक डेडिकेटेड नई एयर टू एयर मिसाइल वहाँ पे लगाई जाएगी, जिसको माना जाता है कि M120 एमरम का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, जिसका टेस्ट हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया। रियर क्लियर डिफेंस नाम की एक वेबसाइट में इस चीज़ का दावा किया गया कि इस नई मिसाइल को डेडिकेटेड तौर पर F-15EX के लिए डेवलप किया जा रहा है। हालांकि F-15EX में कई सारे एक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी काबिलियत को कहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे F-15EX की अगर बात की जाए तो वो ना सिर्फ अमेरिकी वायुसेना को ध्यान में रख कर के बनाया गया है, बल्कि जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनको भी ध्यान में रख कर के ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया जा रहा है। और माना जाता है कि ये एयरक्राफ्ट भारत के MMRCA टेंडर में सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रबल दावेदार के रूप में देखा गया है। लेकिन जो कुछ भी हो, इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, और इसमें लेज़र वेपन्स को भी शामिल करने की जो बातचीत है वो शुरू की जा चुकी है। लेकिन जो कुछ भी हो, एक रिपोर्ट से तो तय हो चुका है
कि इस समय अमेरिका अपने 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट की जो ज़रूरत है उसको F-15EX से ही पूरी करने वाला है। हालांकि बीच में F-35 या F-36 किंग स्नेक की बात आई थी, लेकिन वो अभी सिर्फ पेपर्स तक ही सीमित है। फिलहाल आपके इस रिपोर्ट को लेकर के क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।